प्रिय छात्रों, एमए प्रीवियस आज के विचारक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में आपको जानकारी लेनी है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक विचारकों में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी की सामाजिक विचारधारा को एक नया मोड़ देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखी थी। इन्होंने सामाजिक विचारधारा को नया मोड़ देने के साथ साथ जीव शास्त्र को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था। इन्होंने जीव शास्त्र के आधार पर समाज का विश्लेषण प्रस्तुत किया था। ऑगस्ट कॉम्टे यदि समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर ऐसे प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को प्रतिष्ठित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखी थी। जिस तरह से प्राणीशास्त्रीय उद्विकास के क्षेत्र में चार्ल्स डार्विन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, उसी तरह से सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में हर्बर्ट स्पेंसर के योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है। इनका योगदान महत्वपूर्ण देखा जाता है सामाजिक उद्विकास के दृष्टिकोण से। स्पेंसर एक ऐसे सामाजिक विचारक रहे हैं जिन्होंने बौद्धिक जगत में विज्ञान के अध्ययन को लेकर के मनोविज्ञान, दर्शन, शिक्षा, राजनीति तथा समाजशास्त्र से संबंधित अनेक प्रकार के मौलिक विचारों का प्रतिपादन किया है। प्राणीशास्त्री और समाजशास्त्र के बीच एक अनूठा समन्वय स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया है। इस तरह से इनके विचारों को आज भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं। ये था इनका एक संक्षिप्त परिचय हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, जिसके बारे में आप लोग को पूर्व जानकारी दी जा चुकी है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। सामाजिक डार्विनवाद। सामाजिक डार्विनवाद क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर समाजशास्त्री चिंतन में सामाजिक उद्विकास के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण आधार रखते हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में इनको एक प्रतिष्ठित समाज विज्ञानी के रूप में मान्यता मिल चुकी है। सामाजिक उद्विकास के बारे में स्पेंसर के विचार बहुत बड़ी सीमा तक डार्विन के द्वारा प्रस्तुत उनकी जो उद्विकास की अवधारणा का सिद्धांत है, उस सिद्धांत से ये बहुत प्रभावित हुए हैं। डार्विन की एक पुस्तक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस पुस्तक से इन्होंने अपने विचारों को लिया था, जिसके आधार पर समाज के उद्विकास के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। डार्विन एक प्राणीशास्त्रीय उद्विकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने भी उनके विचारों को स्वीकार करते हुए समाज के उद्विकास के सिद्धांत को स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किया था। यहाँ पर हम चलेंगे कि उद्विकास क्या है, उद्विकास के अर्थ को किस रूप में लिया जाता है। शाब्दिक दृष्टिकोण से अंग्रेजी के शब्द इवॉल्वेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इवॉल्वर से लिया जाता है, जिसमें ई का अर्थ है बाहर की ओर अर्थात आउट, वॉल्वर का अर्थ है फैलने अर्थात प्रकट होने से लिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि किसी वस्तु के फैलने या बढ़ने की प्रवृत्ति को ही उद्विकास से जोड़ा जाता है। तो यह इसका एक शाब्दिक दृष्टिकोण माना गया है, शाब्दिक अर्थ माना गया है। आगे हम चलेंगे डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत क्या है? उद्विकास के सिद्धांत को प्रमुख रूप से डार्विन के नाम से जाना जाता है। डार्विन एक जीवशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी प्रमुख पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज अर्थात प्राणियों की उत्पत्ति। सन 1859 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के प्रकाशन से पहले
सभी तरह के विद्वान जीवों की और पेड़ पौधों की उत्पत्ति के बारे में अपने जो अनुभव प्रस्तुत किए थे वह सही रूप में नहीं देखे जाते थे, यानी कि उसकी वास्तविक जानकारी सही रूप में नहीं मिल पाती थी। लेकिन डार्विन अपने इस उद्विकासी सिद्धांत के आधार पर जो इन्होंने अपनी पुस्तक प्रस्तुत की है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इस पुस्तक के माध्यम से प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में एक सही जानकारी मिल सकी है। इसी के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने उद्विकासी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अपने इस अध्ययन के आधार पर डार्विन ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि प्रत्येक जीवित सरल वस्तु प्रत्येक जीवित प्रारंभिक अवस्था में एक सरल रूप में होती है। इस दशा को अनिश्चित असंबद्ध समानता की दशा कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इसी दशा में परिवर्तन आता है और यह परिवर्तित रूप होता है निश्चित संबद्ध विभिन्नता की ओर यह आ जाता है। यानी कि पहली स्थिति को अनिश्चित असंबद्ध समानता की स्थिति कहते हैं। इसके बाद जब परिवर्तन होता है तो एक बदली हुई स्थिति आ जाती है। इस बदली हुई स्थिति को हम निश्चित संबद्ध विभिन्नता की स्थिति कहते हैं। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभिक अवस्था में कोई भी वस्तु सरल रूप में होती है। उसके जो भी अंग होते हैं इस प्रकार आपस में घुले मिले रहते हैं कि उनको न तो देखा जा सकता है न तो उनको एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। अर्थात उनका न तो कोई आकार होता है न तो वे अस्पष्ट होते हैं। इस प्रकार आपस में घुले होते हैं कि उनको देखा नहीं जा सकता है और न ही उनको अलग किया जा सकता है। इसी कारण से इस दशा को हम अनिश्चित असंबद्ध समानता की दशा कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इसी दशा में परिवर्तन आ जाता है जिसको हम बाद की अवस्था कहते हैं। जैसे निश्चित संबद्ध विभिन्नता की अवस्था, यह बाद की अवस्था होती है, जिसमें आप देखेंगे कि पहली अवस्था में एक अनिश्चितता की दशा रहती है, लेकिन बाद की अवस्था में वह निश्चितता की दशा में आ जाती है। पहली दशा में असंबद्धता की स्थिति रहती है, लेकिन बाद की दशा में संबद्धता की स्थिति आ जाती है। इसके बाद जहाँ समानता की स्थिति रहती है वहाँ विभिन्नता की स्थिति आ जाती है। इस कारण से बाद की अवस्था को हम निश्चित संबद्ध और विभिन्नता की स्थिति कहते हैं। उदाहरण के रूप में इसको स्पष्ट किया जा सकता है। डार्विन ने इसको एक उदाहरण के रूप में स्पष्ट किया है कि जिस तरह से किसी भी बीज का जो प्रारंभिक रूप होता है वह अनिश्चित असंबद्ध समानता की स्थिति में होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें एक परिवर्तन आ जाता है। जो सरल रूप था वह विभिन्नता के रूप में आ जाता है, अर्थात निश्चित संबद्ध विभिन्नता की स्थिति आ जाती है। जैसे किसी चीज़ का बीज आप ले सकते हैं। बीज के जो भी अंग होते हैं प्रारंभिक अवस्था में वे उससे अलग नहीं रहते हैं। इस प्रकार उसमें घुले मिले रहते हैं कि न तो उनको देखा जा सकता है न तो उसको उससे अलग किया जा सकता है। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वही अंग जो उसमें समाहित रहते हैं उसमें घुले मिले रहते हैं, बाद की अवस्था में वे उससे अलग होना शुरू हो जाते हैं, अर्थात पृथक्करण की स्थिति आ जाती है। उसके विभिन्न अंग उसमें समाहित रहते हैं वे उससे अलग हो जाते हैं, अर्थात उनका एक निश्चित स्वरूप हो जाता है। जैसे जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल ये सभी विकसित हो जाते हैं। इसको हम बाद की अवस्था कहते हैं। इसी बाद की अवस्था को निश्चित संबद्ध विभिन्नता की स्थिति मानी जाती है, अर्थात जो कुछ समय पहले जिसके अंग आपस में इस प्रकार समाहित रहते हैं कि उनको देखा नहीं जा सकता है, तो उस अवस्था को हम सरल अवस्था अर्थात समानता की अवस्था कहते हैं। बाद की अवस्था
जब वह बीज अंकुरित हो जाता है, उसके जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल विकसित हो जाते हैं। यही बाद की अवस्था होती है। यह समानता से विभिन्नता की स्थिति में आ जाता है, अर्थात निश्चित संबद्ध विभिन्नता की स्थिति आ जाती है। जो पहले अनिश्चित था वह निश्चितता की स्थिति में आ जाएगा। जो पहले असंबद्ध था वह बाद की अवस्था में संबद्धता की स्थिति में आ जाएगा। जो पहले समानता की स्थिति में था बाद में विभिन्नता की स्थिति में आ जाता है, अर्थात उसमें जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल सभी विकसित हो जाते हैं, उसके विभिन्न अंग विकसित हो जाते हैं। तो यह डार्विन का सिद्धांत है। इसी के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के उद्विकास के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। आज का अध्ययन बस यहीं तक। इसके बाद अगले टर्न पर उद्विकास के, सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत पर चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।